तो लॉ में, इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिए गए हैं कुछ रिश्तों को। उसमें दो इम्पोर्टेंट रिलेशन आई वुड लाइक टू टेक अप टुडे। वन इज द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, व्हेन इट कम्स टू कोर्ट दिस हैपन्स। जो आज का सोशल मीडिया के जमाने में जो हर एक के हाथ में जब मोबाइल है और कैमरा पूरा मतलब हैंडी है, तो दिस थिंग्स हैपन्स। एंड सेकंड जो है कि एज अ लॉयर वी ऑलवेज कम अक्रॉस मोस्टली दोज हु आर इन द क्रिमिनल प्रैक्टिस, कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो आके आपको कहता है कि मेरे हाथ से ये हुआ है, वो आपको सच बातें बताता है। ऐसे समय में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि एक तरफ मोरली कहता है कि अरे उसने गुनाह किया है तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, बट यू आर नॉट अ विटनेस, आप अटॉर्नी हो, आप लॉयर हो, तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। और अगर ऐसा नहीं रहा तो विश्वास ही नहीं रहेगा। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन, ये ऐसा ही रिलेशन है कि मतलब चोली दामन का है और दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। तो वी विल गो वन बाय वन। तो मेनली अबाउट द प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ लॉयर and the client is very important. As a lawyer, whenever a client comes to you, if he informs you something and you know अगर उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो जाता है क्लाइंट की तरफ से आपको दिया हुआ, एंड यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज इट टू एनीबडी इन द वर्ल्ड, नॉट इवन टू जज। तो आपका ड्यूटी जो डिफेंड करने का ड्यूटी है वो सिर्फ आपके लॉ मतलब क्लाइंट के प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। अब इसमें बहुत बार आपने देखा होगा निर्भया के केस में या बहुत सारे मैटर्स में कई बार बहुत हो हल्ला मचा कि क्यों उनको डिफेंड क्यों किया जा रहा है। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो हमेशा यही कहता है कि हर एक को उसने किस परिस्थिति में गुनाह किया या फिर कैसे गुनाह हुआ या उसको अपने को डिफेंड करने का अधिकार है। नोबडी शुड गो पनिश विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडियन कानून है, भारतीय कानून है, वो हमेशा कोशिश करता है कि उनको मतलब जो एक्यूज भी है उसको भी सुने बिना, विदाउट हियरिंग ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड। तो कई बार निर्भया केसेस या जो बहुत ही बुरे केसेस होते हैं और पब्लिक बहुत आउटक्राई होता है, तो बोलते हैं कि इनको तो लॉयर देना ही नहीं चाहिए, इनको ऐसे ही फांसी पे लटकाना चाहिए। तो पब्लिक का वो जो बोलते मराठी में बोलते उद्रेक या जो उनका आउटक्राई होता है वो उनकी जगह सही है, बट एज अ लॉयर वी शुड ऑलवेज एजुकेट द पब्लिक कि ऐसा पॉसिबल नहीं। जो क्रिमिनल लॉ कहता है कि जो एक्यूज भी है उसको डिफेंड करने का अधिकार है एंड ही शुड नॉट बी पनिश विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑडियो अल्टरम पार्टम भी सुना होगा कि हर एक को मतलब सुनवाई देनी चाहिए अगर उसके अगेंस्ट आप कुछ भी ऑर्डर पास कर रहे हैं। ना कमिंग बैक टू दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप एडवोकेट एंड द क्लाइंट, आप कहाँ तक आपके क्लाइंट को प्रोटेक्ट करोगे? आप वहां तक प्रोटेक्ट करोगे जहां तक उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से कुछ ऑफेंस हो गया या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किया है एंड दैट हैज बीन इन्फॉर्म टू यू और आपको ट्रायल के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है, यू कैन प्रोटेक्ट देम अप टू दैट, बट देयर आफ्टर यू कैन नॉट प्रोटेक्ट। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने बोला कि मैंने फला फला व्यक्ति को मार दिया है या फिर उनके हाथ से खून हो गया है या उन्होंने किसी को चीटिंग की है, अब इस चीटिंग को छुपाने के लिए क्या करूं? तो इफ यू गिव दैट एडवाइस इट विल बी एन ऑफेंस। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑफेंस हो गया है, उसको डिफेंड करने के लिए आपको विशेषाधिकार कानून में दिया गया है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एज अ लॉयर वी शुड नो कि हमारा लिमिट कहाँ है, हमारी लक्ष्मण रेखा का है। तो यू आर प्रोटेक्टेड अप टू दी, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है आपको कि जब तक वो बताते हैं आपको कि मेरे यहाँ से हाथ से गुनाह हुआ है, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो जाता है। वो ओरल हो सकता है, राइटिंग में। कई बार क्लाइंट हमें राइटिंग में बहुत सारी चीजें लिख कर भी देता है। वी आस्क एज अ लॉयर, क्योंकि कई बार आई ऑलवेज बिलीव एज अ लॉयर कि क्लाइंट नोज देयर केसेस बेस्ट। आई हैड अ केस ऑफ क्रिमिनल केस जिसमें एक एजेड लेडी थी और सुसाइड का केस था, तो उसकी बहू ने सुसाइड किया था। मैंने बोला आप सारी इन्फॉर्मेशन हम मुझे लिख कर दीजिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसने लिखी थी, उनसे जो गलतियां हुई थी वो भी लिखी थी। आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू एनी पुलिस ऑफिसर और एनी जज, any magistrate, any session court judge, any high court, any supreme court judge. The reason behind that कि वो उनका और मेरे बीच का privilege communication है। तो this is very important। कोई भी privilege communication आप किसी को भी disclose नहीं कर सकते, आपके और आपके client के बीच का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्लाइंट लॉयर बदल देते हैं, एनओसी दे देते हैं,
तो उस समय भी अगर हमने एनओसी दे दी, नो ऑब्जेक्शन दे अदर लॉयर को, वहां पर भी वी आर बाउंड बाय द लॉ। एविडेंस एक्ट कहता है कि आप आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते, ना अपोजिट साइड को, ना अपोजिट क्लाइंट को, ना आप ऐसा विटनेस कभी आ सकते हैं। तो लॉयर को ना विटनेस करके बुलाया जा सकता है, क्योंकि एक्यूज ने उससे क्या कहा है या क्या उसको इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर इन अ सिंपल वे कि अगर क्लाइंट ने कहा है मुझसे गुनाह हुआ है, तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, उसकी बेस्ट पोजीशन व्हाई ही कमिटेड अ क्राइम, इट कैन, यू कैन ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड इन व्हाट, कौन सी परिस्थितियों में उससे हुआ। बट एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेंबर कि अगर उसने गुनाह कर दिया, उसने बोला इस गुनाह को मैं छुपाने के लिए क्या करूं, या मैं सजा से बचने के लिए क्या करूं, या कुछ आप एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको गाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप भी परेशानी में आ सकते हैं। तो यू कैन नॉट गाइड अ क्लाइंट टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस, यू कैन ओनली डिफेंड। तो मेरे एक मित्र है उदय हुडी को औरंगाबाद से, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको कभी भी ब्रीफ के बाहर नहीं जाना है। चालान चार्जशीट है, इस क्रिमिनल लॉयर आई विल टेक, आपका जो चालान चार्जशीट होता है उसके बाहर आपको नहीं जाना है कभी भी। क्लाइंट ने क्या किया है ये उसकी पर्सनल बात है, लेकिन जब आपको डिफेंड करने के लिए कहा गया है तो आपका काम वहीं पर होता है। यू कैन नॉट पीप आउट हियर एंड देयर, नो, आपको वहीं तक सीमित रहना है। तो यू आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द चालान चार्जशीट और द योर ब्रीफ, अगर सिविल मैटर है या फैमिली डिस्प्यूट्स है। तो और एक समय में ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी है कि फ्री, अगर क्लाइंट ने बोला कि आप इन्फॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई भी क्लाइंट अपना कंसेंट नहीं देगा। लॉ में लिखा है कि इफ इट गिव्स फ्री कंसेंट इट कैन बी गिवन, दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी पास ऑन टू दी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन। लेकिन नॉर्मली कोई भी क्लाइंट जो आपको डिस्क्लोज कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो नहीं चाहेगा कि आप किसी को वो पास ऑन करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कमिंग टुडे सब्जेक्ट कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में क्या होता है। टुडे आई वुड से 25 to 30% जो डिस्प्यूट्स है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है देश में। डोमेस्टिक वायलेंस गिन लीजिए, 498 गिन लीजिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स गिन लीजिए बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, वो भी फैमिली मैटर्स में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स है, और मेनली जो हिंदू लॉ में डिवोर्स मैटर्स है, या कोई भी कास्ट में, पारसी लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो ये जो मैटर्स में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसको बहुत सेक्रेड, मतलब हमारे देश में या कहीं पर भी वो एक फेथ पर आधारित है। क्योंकि दो अलग अलग फैमिली के लोग जब साथ में आते हैं तो वो बोलते हैं ये रिश्ता हमेशा के लिए है। आज ही मुझे सुबह फोन आया, तो वो हस्बैंड बोल रहा था कि वाइफ की कंप्लेंट कर रहा, तो मैंने पूछा आपको डिवोर्स लेना है, आपको बच्चा भी है? तो बोलते नहीं लेना है। मैंने बोला आपने सोच रखा है? तो वो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ये भाई बहन या मदर फादर, इनसे जो माँ बेटे का रिलेशन होता है वैसा रिलेशन होता है, तो मेरे को ये रिलेशन तोड़ना नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि कोई भी रिलेशन, मतलब जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को इतनी तवज्जो दी गई है, इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो लॉ ने भी इसको बहुत प्रोटेक्ट किया है। और यहाँ पर अपना आज का सब्जेक्ट आता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई बात जो उनको मालूम है, जब उनकी शादी चल रही है या शादी टूट रही है, तो क्या वो एक इंफॉर्मेशन हम फोर्स कर सकते हैं? या फिर कोई हस्बैंड वाइफ का या वाइफ हस्बैंड का टेप रिकॉर्ड या ऑडियो विजुअल कोई वीडियो बना के, आजकल तो मोबाइल हाथ में, व्हाट्सअप है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हर मोबाइल में अपना जो फोटोग्राफी के लिए या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारा रिकॉर्डिंग आप कोर्ट को दे सकते हैं क्या? इसका आंसर सिंपल लाइन में है नो। द रीजन बिहाइंड दैट कि फैमिली को बहुत वैल्यूज दी गई है हमारे देश में, और हमारा देश का लॉ भी इसको प्रोटेक्ट करता है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत सेक्रेड यानी पवित्र माना गया है, और इसकी कुछ भी बातें जब वो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने आपस में बात की, तो कभी भी कोर्ट के सामने कोर्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सच है झूठ है इसके, मतलब इसकी भी वो जानकारी नहीं चाहेगा। कोर्ट कहता है कि अनलेस एंड अनटिल योर वाइफ नोज कि मतलब अगर हस्बैंड का केस रहेगा डिवोर्स पिटिशन, कि आपने जब ये रिकॉर्ड की थी वो गाली गलौज कर रही थी या वो कुछ गलत बातें बोल रही थी, तो अगर सीक्रेटली आपने रिकॉर्ड किया, यू कैन नॉट प्रोड्यूस विद हर कंसेंट कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप बात कीजिए, तो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके नॉलेज में है तो। अगर विदाउट नॉलेज आपने उसको रिकॉर्डिंग कर रखा है, बेडरूम में रिकॉर्डिंग किया है या हॉल में,
घर के, या फिर वो कहीं पर गई और आपने उसके पीछे रिकॉर्डिंग किया है, दिस इज वाइस वर्सा अप्लाइज टू हस्बैंड ऑल्सो। तो अगर आपने वो रिकॉर्डिंग की है तो कभी भी आप वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और उसके अगेंस्ट वाइफ और हस्बैंड रिस्पेक्टिव स्पाउसेस के अगेंस्ट यू कैन नॉट यूज दिस एज वाई ऑफ एविडेंस। इसके बारे में जजमेंट्स भी है, वी विल डिस्कस दैट। दिस राइट फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू लाइफ, लेकिन अगर राइट टू लाइफ, अगर जैसे जैसे समय बीतता गया ना, राइट टू लाइफ अपने स्वीप में, अपने अंदर बहुत सारे राइट लेते गया, उसमें राइट टू स्लीप भी आ गया, राइट टू सिक्रेसी भी आ गया, राइट टू प्राइवेसी भी आ गया। अब सिक्रेसी और प्राइवेसी को आप अगर कानून की भाषा में जब रिलेशन की बात है तो प्राइवेसी के बोलते हैं। तो एवरी वुमेन और एवरी मैन और एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर दैट पर्पस इट प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑफ प्राइवेसी। तो राइट ऑफ प्राइवेसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 21 के स्वीप में लिया है। तो आर्टिकल 21 का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इफ यू रीड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ राइट टू लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि उसको जीने का अधिकार है, उसको अच्छा खाने का अधिकार, उसको अच्छा पढ़ाई का अधिकार है, नो, उसके सारे अधिकार प्रोटेक्शन रह गए। तो आर्टिकल 21 का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत आर्टिकल 21 पे तवज्जो दे रही है, बहुत उस पर जोर दे, उसका रीजन है कि उसका बहुत महत्व है। और फिलहाल का अगर एक जजमेंट आप देखेंगे तो आधार का जजमेंट आपको पता होगा, जब आधार कार्ड लिए जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी पूरी प्राइवेसी ही चली जाएगी। तो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस है मद्रास हाईकोर्ट के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 9 बेंच जजमेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू रीड दिस जजमेंट, दोज आर स्पेशल, दोज आर लॉयर्स, बिकॉज इस जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को बहुत ही महत्व दिया गया है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब लॉ, फंडामेंटल मतलब लॉ बोला गया है कि वो भी उसका फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट टू सोल है हमारे आर्टिकल का, जो भौतिक मौलिक अधिकार है वो दिए गए। तो जब भी फंडामेंटल राइट आपका बोल दिया तो उसमें आर्टिकल 32 में आपका पूरा अधिकार हो जाता है। तो के पुट्टास्वामी का जजमेंट आप जरूर पढ़िएगा, उसमें राइट टू प्राइवेसी के लिए बहुत ही महत्व दिया गया है, और हस्बैंड वाइफ का राइट्स भी वो आर्टिकल 21 से ही फ्लो होता है। सारी बात कॉन्स्टिट्यूशन पे आती है। सी ट्रायल कोड प्रोसीजरल इस पे चलता है, एविडेंस एक्ट पे, सिविल प्रोसीजर कोड पे या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, बट जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही महत्व है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहे जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट है वो स्टेट का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश पर मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सारे हाई कोर्ट्स को वो ये कहेंगे सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कोई भी जजमेंट पास होता है तो इट विल बी ए लॉ। अगर वो हाई कोर्ट में हो तो इट विल बी ए लॉ ऑफ द लैंड फॉर द स्टेट, वो पर्टिकुलर कंट्री स्टेट के लिए। जैसे अगर महाराष्ट्र में कुछ भी, बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास करता है, इट विल बी ए लॉ लेट डाउन फॉर दैट पार्ट ऑफ द स्टेट, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो उसी तरह जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजमेंट पास होता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है। तो के पुट्टास्वामी का जजमेंट को भी बहुत ही महत्व है, ये 2017 में आया हुआ जजमेंट है। नाउ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के लिए आई विल गिव यू वन जजमेंट, दीप्ति कपूर वर्सेस कुणाल जुल्का। ये 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जून महीने में आया है, तो हार्डली इसको 10 महीने हुए हैं। Those who are lawyers kindly do read this judgment। उसमें फैमिली कोर्ट एक्ट के बारे में और बहुत सारे जजमेंट डिस्कस किए हैं। इट्स अ लेंथी जजमेंट बट इट्स वर्थ रीडिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दीप्ति कपूर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब ये जजमेंट कोर्ट के सामने आए दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ये तो मानता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। लेकिन दीप्ति कपूर के जजमेंट में वो किसी और से बात कर रही थी, तो क्या वो प्रोटेक्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बारे में बहुत ही बहस हुई, बहुत सारे जजमेंट बताए जैसे कि मैंने बताया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें कहा गया क्या जो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क उनके हस्बैंड ने लाई थी कोर्ट के सामने, क्या उसको टेम्परिंग किया गया है, तो अगर उसको जो लेबोरेटरी में भी भेजा जाएगा, ये एक बात हो गई। और सबसे बुला किया इसका फेयर ट्रायल हो सकता है क्या, तो उसमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो दीप्ति कपूर का जजमेंट हमेशा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप पे तो महत्वपूर्ण है कि राइट टू प्राइवेसी के पुट्टास्वामी वगैरह
सारे जजमेंट डिस्कस किए, वो तो महत्वपूर्ण है, उसके लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल को इसमें बहुत ही महत्व दिया गया और ये कहा गया कि ये फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगा फिर से। तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं इस बात को ये करता है कि लॉ के सामने मोर देन एनीथिंग फेयर ट्रायल का जो राइट है वो अधिकार को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जजमेंट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे होते हुए भी अलग है। About only one point, we get so many points and we can fight better. I have always in my videos and while meeting any lawyers, I have always told even juniors कि जब भी आपको possible हो कि please whenever you go for drafting of any suit करना है, civil application करनी है, तो first read the judgments and then try to draft your petitions. It will help you क्योंकि आपका जो concept है लॉ का वो काफी क्लियर हो जाएगा। तो दीप्ति कपूर का जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट है। अगर दिस इज द ओनली और टेक अवे फ्रॉम टुडेज लेक्चर। दूसरा और एक छोटी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एक रायला का जजमेंट है, रायला भुवनेश्वर, एक बहुत अच्छा स्पाउस है। इट अप्लाइज टू वाइस वर्सा। मैं बार बार हस्बैंड और वाइफ का नाम हस्बैंड बोल रही हूँ कि हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे पास केसेस आते हैं तो उसमें ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो इलीगल है और इन्फ्रिजमेंट है, तो वाइफ की प्राइवेसी पे आप मतलब डाका डाल रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। तो दिस रायलाज भुवनेश्वरी जजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन गो थ्रू। मैं जब भी ये जजमेंट वीडियो अपलोड करूंगी तो आई विल पुट दिस जजमेंट साइटेशन इज 2007 जजमेंट, और ये आर्ग्यू किया था सीनियर एडवोकेट विलास अफजलपुरकर ने। तो बहुत ही अच्छे तरह से वो अमाइकस क्यूरी थे, तो कोर्ट ने भी बहुत अच्छे से मतलब इसको बहुत काफी डिटेल में दिया है। तो 2010 से चल रहा है ये सब, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही जजमेंट आया है या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ तब भी हुआ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कुछ जजमेंट्स है और उसके बाद भी कुछ जजमेंट्स है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जजमेंट्स कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं एंड जजमेंट्स आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत अच्छे से बोलता है, इवन देयर आर प्रोविजन इन सीपीसी ऑल्सो कि लॉ ऑफ एविडेंस, जब भी हम कुछ भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं तो देर इज अ वे कैसे प्रोड्यूस करना है। तो एविडेंस एक्ट, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारा लॉ भी काफी पावरफुल है। आई एम थैंकफुल, किसी ने मुझे रायला का जजमेंट भी भेज दिया है, थैंक यू सो मच राघव ताना जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी मैटर ड्राफ्ट करें तो आपका जो थर्स्ट है, आपका जोर है, वो हमेशा जजमेंट्स पे होना चाहिए। तो यू फाइंड आउट जजमेंट्स एंड देन यू राइट। नाउ व्हाइल क्लोजिंग दिस सब्जेक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू कवर वन मोर एस्पेक्ट। आपने कभी कभी सुना होगा जो पुलिस होती है वो टिप पर काम करती है। कभी कभी उनको क्राइम ऑफेंस हो गया है या कहीं पर बैटिंग चल रही है तो उनको कैसे पता चलता है? तो जो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको डिस्क्लोज कीजिए। कई बार आपने कहा पुलिस किसी को पकड़ कर ले आती है तो बोलते आपको गुन्ह्याची इन्फॉर्मेशन कुठून मिळाली? तर गुप्त पद्धतीने आम्हाला मिळाली, गुप्त हेरांकडून मिळाली, मराठी में ऐसा लिखा रहता है, गुप्त हेरांकडून मिळाली। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन दे आर प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन व्हेन दे वर्क, और अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं हुए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी काफी पावरफुल है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो देश के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो एनी पब्लिक ऑफिसर ऑल्सो कैन नॉट बी फोर्स टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक अनलेस अंटिल इट इज पब्लिश। जैसे कोई चीज पब्लिश हो चुकी है तो उसको हम लोग मतलब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी मांग सकते हैं। लेकिन जैसे पुलिस ऑफिसर्स को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि गुनाह कैसे गड़ा है, जुर्म कैसे हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर गुनाह हो रहा, आप वहां पर कैसे पहुंचे और आपने एक्यूज को। इम्पॉर्टेंट ये है कि गुनहगार को उन्होंने पकड़ा है। तो दिस पब्लिक ऑफिसर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, स्टेट के पब्लिक ऑफिसर्स भी। तो सारी चीजें, आर्मी की कुछ बातें होती है, देश के लेवल पे भी बात होती है, टेररिज्म की कुछ बातें होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी की बातें होती है, तो दे आर प्रोटेक्टेड। तो सबको विशेषाधिकार है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन बुलाया जाता है एंड ये फोर्स नहीं किया जा सकता। तो जो इंडियन लॉ में है, चैप्टर 9 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो विटनेसेस के बारे में कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ विटनेसेस इट विल बी। तो उसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन दी गई है।
तो ध्यान रखिएगा जब भी आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल पढ़िएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फ्रॉम द ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर रनिंग अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और अदर आपका जब क्लाइंट के कोई और मैटर भी चला रहे, कई बार हमको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमको डिस्क्लोज नहीं करनी है, और हमने वो डिस्क्लोज कोर्ट के सामने कर दी तो हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट भी हो जा सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन। राघव ताना जी, थैंक यू सो मच, आपने जजमेंट्स डाल दिए, इट विल हेल्प मेनी। मैं वीडियो में भी डालने की कोशिश करूंगी।